आज किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान किया था। किसानों का कंधा 24 में मोदी हटाओ का एजेंडा। West Rajasthan has recorded 50 degrees Celsius. That's halfway to boiling temperatures. दिल्ली भीषण गर्मी से भभक रहा है। तो यहाँ पे फार्मर्स की बात आई गई है, तो इंडिया में फार्मर्स पैसे क्यों नहीं कमाते? जैसे मैंने कहा कि आप हर बार गवर्नमेंट को क्या ब्लेम कर सकते हो। मार्केट में डिमांड है बट किसानों को पता ही नहीं कि वो डिमांड है। कभी फार्मर नहीं चाह रहा कि मेरा बेटा फार्मर ही बने। जो फार्मर्स है उनके बेटे वो बाहर जा रहे हैं, तो ये क्यों है? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? बाम्बू से मोर देन 1800 प्रोडक्ट्स बनते हैं। अभी लोग बोलते हैं कि ये बाम्बू जलाने से यह होता है, ये गैस निकलता है, वो गैस निकलता है। अगर वैसा होता तो सिगरेट और अगरबत्ती में फर्क क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ मिथ। आज मैक्सिमम 42-43 डिग्री सेल्सियस एवरी सिटी रिकॉर्ड कर रहा है। इसी तरह हम कचरा करते रहेंगे प्लास्टिक का, तो आज 42 है, कल 44 हो जाएगा, आने वाले जनरेशन में तो 50 नॉर्मल हो जाएगा। मतलब हम हमें को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर का हुआ है, नेक्स्ट हमारी बारी है। सबके स्टार्टअप को शायद रिकॉग्निशन ना मिले, लेकिन इनके स्टार्टअप को सिर्फ कस्टमर ने ही नहीं बल्कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, रतन टाटा और काफी फेमस एक्टर और पर्सनालिटीज ने भी सराहा है। सारे शार्क से ऑफर मिलने के बाद भी उसे ठुकरा दिया और खुद का एक नया रास्ता चुना, जहां पर इन्होंने दूसरे बड़े B2B बिजनेसेस के लिए बैम्बू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और बन गए सस्टेनेबिलिटी के किंग। ये वो एंटरप्रेन्योर और चेंज मेकर है जिसे हर सोसाइटी और देश चाहता है। ऑन द पावरफुल ह्यूमन शो आइए मिलते हैं द बैम्बू मैन ऑफ इंडिया योगेश शिंदे से। योगेश सर, वेलकम टू द पावरफुल ह्यूमन शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो सर। एंड मैं जब एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ तो मेरे को खुशी, बहुत एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, नया चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये शो इसलिए बनाया सर क्या कि जो भी हमको देख रहा है एंड जो भी बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, फाउंडर बनना चाहता है, तो एक बुक के माध्यम से वो बहुत गलतियों को सीख सकता है, बट एक शो के माध्यम से वो अपना टाइम फ्रेम कम कर सकता है कि आपने क्या गलती करी बिजनेस में, आप ये बिजनेस क्यों बना रहे हो, क्या मकसद है इसके पीछे आपका, आप इस बिजनेस को कहाँ तक ले जाना चाहते हो। तो ऐसा बहुत सारा कन्वर्सेशन हम करेंगे, बात करेंगे कि यार आपका क्या माइंडसेट था, क्या थॉट प्रोसेस था कि आप इस कंपनी को 0 से 1 तक ले गए, 1 से 10 तक ले जाओगे, 10 से 100 तक ले जाओगे। तो काफ़ी सारा डिस्कशन करेंगे, हैप्पी डिस्कशन, सैड डिस्कशन, और पूरा कैरियर जानेंगे आपका बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी कि कैसे रही, क्या रही। मतलब शुरुआत करते हैं अपन। आप मेरे को बताइए कि आप बचपन से कैसे शुरुआत किया आपने, एंड आप यहाँ तक थोड़ा सा एक ब्रीफ बताओगे तो वहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड, हमारे घर में सब टीचर्स हैं। मतलब मेरे ग्रैंडफादर टीचर थे, मेरे पेरेंट्स ग्रेसफुली रिटायर्ड हो गए टीचर। मेरी एल्डर सिस्टर शी इज आल्सो लेक्चरर, शी वाज लेक्चरर। आई आल्सो स्टार्टेड माय करियर एज अ लेक्चरर इन सीडैक। तो सीडैक राइट, तो सीडैक में था। बट देन आई रियलाइज कि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास जो नॉलेज है वो सब बुकिश नॉलेज है। अच्छा, तो मुझे मार्केट में जाना चाहिए, मुझे कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, एंड देन आई विल कम बैक टू दिस टीचिंग फील्ड बिकॉज इट्स अ वेरी नोबल फील्ड। एंड वहाँ पे मेरे ख्याल से बुक्स को पढ़ने से ज़्यादा लोगों को पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो एक्सपीरियंस शेयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? पुणे से ही हुआ था मेरा सारा। मतलब मैं शार्क टैंक में कहा था कि KG to PG मेरा पुणे में ही हुआ था सारा। तो स्कूलिंग वहीं पे हुआ था, तो घर में सब टीचिंग का माहौल था। पेरेंट्स के सारे दोस्त वो भी टीचर्स थे, तो ऐसा था कि बचपन से ये पता था कि मुझे टीचिंग में ही करियर करना है, बिकॉज हम जो सुनते हैं देखते हैं आसपास तो हम वैसे बन जाते हैं। तो वो टीचिंग का घर में माहौल था, तो उस लाइन में मैंने फिर आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। बट ग्रेजुएशन करते करते समझ में आया कि शायद मैं कुछ अलग रास्ता चुन सकता हूँ। क्यों आया ऐसा, मतलब समझ में वहाँ पर रहता है? तो वहाँ पे एक IT का बूम चल रहा था। मतलब IT, पुणे इज अ IT सिटी। तो वहाँ पे बहुत सारे जो दोस्त थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद जॉब के लिए IT में गए थे, टेस्टिंग डेवलपमेंट फील्ड में। उनको अच्छा पेमेंट आ रहा था, ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो वो कुछ क्रेज होता है हमें, हमको लगता है कि यार एक बार तो विदेश जाना चाहिए, एक बार तो कल्चर देखना चाहिए कि क्या होता है, MNC क्या होती है। देन फिर PG मैंने डिसाइड किया कि कंप्यूटर में करें, और फिर कंप्यूटर मैनेजमेंट में PG होने के बाद फिर वो रास्ता ही अलग हो गया कंप्लीट। तो अब एक IT फील्ड में, टीचिंग से IT फील्ड में चले गए? हाँ, मतलब IT मेरा कंप्लीट हुआ, मतलब कंप्यूटर मैनेजमेंट में मेरा कंप्लीट हुआ, और उसी बेसिस पे मुझे फिर एज अ कंप्यूटर मैनेजमेंट लेक्चरर का पोजीशन ऑफर हुआ सीडैक में। तो वहाँ पे मैंने एक साल तक काम किया। बट देन आई रियलाइज कि IT में अगर आप
टीचिंग करते हो तो उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता आईटी फील्ड में। उसके लिए आपको टिपिकल आईटी कंपनी में जाना चाहिए। ओके। एंड देन आई वेंट टू, फिर टेक महिंद्रा मैंने ज्वाइन किया, एंड देन वो जर्नी अलग ही थी। मतलब उस जर्नी पे भी आएंगे, बट इसके बीच में आपको ये बैम्बू वाला आइडिया कहाँ पे आया? नहीं, वो तो बहुत बाद में आया, बहुत बाद में। मतलब ऑलमोस्ट मेरा 14 इयर्स का आईटी करियर था। तो 14 साल के आईटी करियर में आपने एक्चुअली क्या सीखा? कोई भी जॉब जो है, मतलब आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माई जॉब। मतलब आज भी अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो आई विल गो टू माई जॉब ऑनेस्टली। और ऐसा क्यों? बिजनेस करते करते कोई जॉब में जाना नहीं चाहता है? नहीं, मतलब ऐसा मुझे तकलीफ हुई इसलिए मैं जॉब छोड़ के यहाँ पे नहीं आया। हाँ। मेरा कुछ ड्रीम अलग था, विजन अलग था, और मैंने सोचा कि लाइफ शुड बी एंजॉयबल। ऐसा एक ही मोनोटोनस जॉब नहीं होना चाहिए। ओके। तो जैसे फिर 14 इयर्स का जब मेरा करियर चल रहा था, आई रियलाइज कि मेरा जॉब मोनोटोनस हो रहा था। जैसे आप हायरार्की में अप साइड जाते हो, तो माय लास्ट जॉब विद बार्कलेज बैंक एज ए एवीपी, आई वाज सिटिंग इन लंदन, कैनरी वॉर्फ में था मैं। तो वहाँ पे वही था कि जॉब शेड्यूलिंग करो, लोगों को काम पे लगाओ, मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे दो, बस वही था। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि तुम जाके कोडिंग करो या फिर कोई इम्पैक्ट देखो। तो मुझे वो थोड़ा सा लगा कि एट वेरी अर्ली एज में मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ मेरे जॉब से, और मैं प्योर मैनेजमेंट जॉब कर रहा हूँ, जो एक्सेल शीट एंड ईमेल। तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट एज टू डू दिस। तो फिर स्पेशली मेरा जो जर्मनी में था मैं, तब टाइम मिला मुझे। हम इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, तो हमारा मी टाइम बहुत कम होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। सही। हमको पता ही नहीं चलता कि मी टाइम भी होता है, एक पर्सनल लाइफ भी होती है, एक प्राइवेट लाइफ भी होती है। बट जैसे मैं जर्मनी चला गया, तो अब जैसे आपने पूछा कि वहाँ पे आपने क्या देखा या क्या अलग था, तो वो लोग इंडिविजुअलिज्म जो होता है उसको बहुत प्रमोट करते हैं। इंडिविजुअल लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि मेरा दर्द, मेरी खुशी मेरी ही है। राइट। इंडिया में हम क्या करते हैं, सब सोशली मिक्स कर देते हैं। हाँ, राइट। तो उसमें फिर जब मुझे किसी ने पूछा जर्मनी में कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो मुझे उसको जवाब नहीं देने, मतलब आई डोंट हैव दैट आंसर। कि मुझे ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने आता था, ना मेरा कोई बाइकिंग का पैशन था, क्योंकि जर्मनी में जितने भी मेरे कलीग थे, हर कोई किसी चीज़ में एक हॉबी थी और वो अच्छे लेवल पे परस्यू कर रहे थे। अगर गिटारिस्ट है तो एटलीस्ट संडे को चर्च में जाके गिटार बजा रहे हैं, या फिर किसी टाउन हॉल में जाके चौराहे पे गिटार बजा रहे हैं, नॉट फॉर द मनी बट जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस। किसी का स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी था, किसी का सॉकर का हॉबी था। मैंने बाद में सोचा कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ लिखने में नहीं, जो रिज्यूम में लिखते हैं हॉबी रीडिंग, राइटिंग एंड ट्रैवलिंग, बट सीरियसली हम ट्रैवल करते हैं क्या? हॉबी जो है वो चाहिए, मतलब दैट इज वन काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। अगर आप ड्राइंग करते हो तो इट्स काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। राइट। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो सोलो ट्रैवलिंग इज अ मेडिटेशन। हाँ। राइट। यू आर एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस, यू आर एक्सप्लोरिंग द पीपल, यू आर एक्सप्लोरिंग द कल्चर। वो सब चीज़ें मुझे जर्मनी में जाके पता चली, अरे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि हम वो सोचते कि नहीं मुझे म्यूजिक पसंद है, बट कभी आपने सब काम छोड़ के सीरियसली म्यूजिक सुना है क्या? आधा घंटा या 1 घंटा सुना है क्या? हाँ, कार में सुनते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपने सीरियसली कोई म्यूजिक एंजॉय किया है क्या? तो वो मुझे जर्मन से मैंने वो सीखा। अपार्ट फ्रॉम द टाइम मैनेजमेंट, ये चीज़ें मैंने फोकस, मेडिटेशन के बारे में सीखी। मैंने 100 पॉडकास्ट कर लिए, पर ये बात मेरे को आज पता चली कि मी टाइम भी एक होना चाहिए। कि यार मतलब अभी जैसे मेरे को मेरा मी टाइम अगर मैं देखा जाए तो मैंने हॉर्स राइडिंग की हॉबी को अब जाके मैंने जिया है। मेरे को हॉर्स बहुत पसंद है, तो 10-15 साल से मुझे पसंद है, बट मैं कभी जा नहीं पाया, कभी कर नहीं पाया। बट मैं जा रहा हूँ कि यार मुझे को हॉर्स राइडिंग करनी है, तो मैं जाता हूँ कि मेरे को मैंने मेरा हाथ भी तोड़वा लिया था, उससे गिर गया, तो मज़ा भी आया कि ठीक है, हॉर्स राइडिंग हॉबी से टूटा ही है। तो मतलब आप ही कहना चाह रहे हो कि इंडिया में अपने पास मी टाइम बिल्कुल नहीं होता है? हम सोशली इतने घुल मिल गए ना, हम सोचते नहीं है कि मैं इंडिविजुअली भी जी सकता हूँ। हमको लगता है कि अगर मैं इंडिविजुअली जी रहा हूँ तो मैं बहुत सेल्फिश हो गया हूँ, वो गिल्ट फील आता है। राइट। अगर मैं फैमिली मैन हूँ और मैं सोलो ट्रिप पे जाता हूँ तो बहुत लोगों को गिल्ट फील आता है कि यार मैं फैमिली को लेके क्यों नहीं गया। बट दैट इज डिफरेंट थिंग। राइट। आप फैमिली के साथ भी जा सकते हो, आप दोस्तों के साथ जा सकते हो, आप इंडिविजुअली भी जा सकते हो। दिस 3 थिंग्स डिफरेंट ना। तो ये मुझे समझ में आया कि वो मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ओके। और जब तक तुम खुद खुश नहीं हो, तुम तुम्हारे दोस्तों को खुश नहीं रख सकते, तुम तुम्हारे फैमिली को खुश नहीं सकते, तुम्हारी कम्युनिटी को खुश नहीं रख सकते। तो ये सब चेन रिएक्शन है। माय गॉड। तो ये 14 साल में आपको वहाँ पे 14 साल में जाके समझ में आया, मतलब कैसा
वही हुआ, मतलब जब 4 साल जर्मनी में जब था मैं, तो वहाँ पे इंडियन जैसा कल्चर नहीं है। सुबह हम 8 बजे पंच इन करते थे, शाम को 5 बजे डॉट लॉग ऑफ, डॉट लॉग ऑफ, उससे ऊपर नहीं बढ़ना है। हाँ। और मेरे टोटल 4 साल के जर्मनी के करियर में मुझे शाम के 5 बजे के बाद एक भी कॉल नहीं आता था, ना क्लाइंट से ना किसी कॉलीग से। और वहाँ पे फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स आर डिफरेंट। जो जॉब में तुम्हारे साथ है दे आर योर कॉलीग्स, एंड जो ऑफिस के बाहर है दे आर दैट योर फ्रेंड्स। तो मुझे वो भी डिफरेंस पता चला कि यार कॉलीग्स और फ्रेंड में डिफरेंस है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वर्क हम बोलते कि नहीं, हाँ ऑफिस इज़ माई फैमिली, ऑफिस में ही मेरे फ्रेंड्स है। अगर आपके ऑफिस में फ्रेंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अगर ऑफिस के फ्रेंड्स को आप बाहर मिलते हो, ऑफिस की ही बात करते हो, आप ना उसके बारे में, हॉबी के बारे में बात करोगे या बाकी किसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करोगे तो फिर भी ऑफिस का टॉपिक आ ही जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आया कि ये होनी चाहिए। तो लाइफ में मतलब एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि मतलब अपने को मी टाइम भी होना चाहिए। अगर अपने आप को खुश रखा जाए तो हम लोगों को खुश रख पाएंगे। अगर हम किसी को रखना चाहते हैं, फैमिली में, दोस्तों को या घर पे किसी को खुश रखना चाहते हैं, तब जाके सारा माहौल बनेगा। अदरवाइज आप हमेशा सिर्फ एक ही जोन में रहोगे, वो तो मिक्स हो जाता है। तो वैसे ही होता है ना कि बहुत बार आप कोडिंग कर रहे हो, आपको सॉल्व नहीं हो रहा प्रॉब्लम, तो आप क्या करते हो, उठते हो, बाहर जाते हो, एक स्वेटर लगाते हो, एक कॉफ़ी पीते हो, किसी से बहुत बार बात करते हो, इमीडिएटली आपको अरे हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो जो ब्रेक है ना, हमारे पर्सनल लाइफ में होता ही नहीं है इंडिया में। क्योंकि इंडिया में मैं अपार्ट फ्रॉम जर्मनी में जितने भी टाइम ऑफिस पे था, इवन मैं ऑफिस से 6 बजे 7 बजे 8 बजे ऑफिस का काम घर पे आता था, तो मुझे 10 बजे भी कॉल आता था, अरे ये प्रोग्राम फट गया है, ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है, क्लाइंट का फ़ोन आया है, एक कोई इश्यू आ गया है। बट जर्मनी में वो नहीं था। तो मुझे वो एक लाइफ में बैलेंस डिसिप्लिन आ गया था कि सुबह 8 से 5 फुल टाइम ऑफिस पे कॉन्सेंट्रेट करो, और शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक यू आर कम्प्लीटली फ्री। तो वो जो फ्री टाइम है, तब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, फिर मैंने कैसियो बजाना शुरू किया, बुक रीडिंग शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। तब पता चला कि दुनिया काम के अलावा या फैमिली के अलावा भी दुनिया होती है। तो आप कब वापस इंडिया कब शिफ्ट हुए, मतलब जर्मनी से? 14th में। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक एंटरप्रेन्योर अभी आप बने हो, तो एंटरप्रेन्योर की जर्नी वापस सेम ही है? सुबह 24 घंटे काम करना है, हर चीज़ आपको देखनी है, सब कुछ, सारा काम आपको करना है। उस पर बस अभी लोग ऐसे बोलते हैं कि जॉब इज 8 आवर्स बिजनेस एंड बिजनेस इज 24 आवर्स का जॉब है, राइट? ये डिफरेंस कंप्लीट है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि यू आर नॉट बाउंड, वो आप खुशी से करते हो क्योंकि आपका ही बेबी है। और जॉब जो होता है वो क्रेश में आप काम करने को जाते हैं, वो ऐसे कि 2 टाइप के बेबी है, एक खुद का है, किसी दूसरे वर्क का। ये डिफरेंस है। बिजनेस में क्या होता है कि आपको बिजनेस पता होता है, आपका विजन स्टेटमेंट कुछ है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, आपकी टीम को पता है आपका विजन क्या है, तो उनको हर बार अपडेट करना है। तो उसके लिए देन यू आर एक्सटेंडिंग योरसेल्फ। तो मेरे ख्याल से मतलब मैंने जॉब जो किया वो एक फेज था, बिजनेस वो एक फेज है, वो भी मैं कुछ साल करूंगा, देन आई डोंट नो, फिर अगेन आई विल गो बैक टू द टीचिंग फील्ड और मे बी समथिंग एल्स। नाइस सर, मतलब आपको, मेरे को लग रहा है कि आप बहुत सॉर्टेड हो गए जर्मनी जाने के बाद, मतलब बाहर जाने के बाद में, कि लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लिया जाता है। फिर अब ये बैम्बू वाला कब आया, कौन से ईयर में आया? एक्चुअली मैं ड्यूरिंग जर्मनी स्टे में वहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में, जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट आपको पता है। तो वहाँ पे एक स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद मोदी जी पावर में आए, उसके बाद मेक इन इंडिया का शुरू हुआ। और वहाँ पे फिर जब आप इंडिया से बाहर होते हो तो आपका नेशनलिज्म एकदम पीक पे होता है। आप जब नेशनल एंथम सुनते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, वो यहाँ पे कभी होता नहीं है, राइट? तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे नेचर ने या फिर मेरे कंट्री ने बहुत कुछ दिया है 14 साल में। एक अच्छा सेटल जॉब दिया है, एक अच्छा इनकम दिया है, एक अच्छी लाइफस्टाइल दी है। तो नाउ इट्स माय ड्यूटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो ये थॉट बहुत स्ट्रांगली आया, बिकॉज जब मेरी जो टीम थी जर्मनी में, तो उसमें बहुत सारे नेशनल के लोग थे, अफ्रीकन थे, ब्रिटिश थे, ऑस्ट्रेलियन थे, जर्मन थे। तो वो जब बात करते थे तब मेरे पास इंडिया को डिफेंड करने के लिए कोई टॉपिक नहीं था। और हर बार वही होता था कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, गवर्नमेंट ने वो करना चाहिए। बट एज अ सिटीजन, एज अ सिविलाइज सोसाइटी का सिटीजन, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, कि हर बार मैं बोलूँगा नहीं मैं टैक्स पे करता हूँ तो सब काम आप ही करो। तो मैंने सोचा चलो अगर ऐसा है तो लेट्स गो बैक टू द ग्राउंड। 1 साल का ब्रेक लेते हैं जॉब से, 1 साल कुछ करके देखते हैं,
एटलीस्ट मैं मेरे आने वाली पीढ़ियों को ये तो बता सकता हूँ कि मैंने कोशिश की थी, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। एक बात है। तो मैंने वो कोशिश करने की मतलब इसके लिए ब्रेक लिया, बट वो कोशिश इतने सक्सेसफुल हो गया, मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, मुझे लोगों का सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला, दोस्तों का सपोर्ट, एंड देन आई थॉट कि इट्स गुड टाइम, व्हाई नॉट। तो अगर मुझे जॉब में भी एट द एंड ऑफ डे उतनी पैसे बच रहे हैं और बिजनेस में भी उतने बच रहे हैं, तो व्हाई नॉट डूइंग बिजनेस। और बिजनेस में एक अच्छी बात ये थी कि मैं, जैसे आपको अभी अच्छा लगता है कि लोगों से मिलना, मुझे भी अच्छा लगता है कि लोगों से मिलना, बात करना, वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही। मतलब मैं ऐसे कभी ऑफिस में बैठा था, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पीएमओ ऑफिस कि आपको दिल्ली बुलाया है, या आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टाटा हाउस कि आपसे रतन टाटा मिलना चाहते हैं, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिया मिर्जा, जूही चौधरी कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इट इज़ समथिंग वेरी एक्साइटेड कि अरे मतलब आप काम भी अच्छा कर रहे हैं और आपको नोटिस हो रहा है, कोई तो नोटिस कर रहा है, कोई तो नोटिस कर रहा है। बिजनेस में क्या होता है, जॉब में क्या होता है कि अभी मैं टेक महिंद्रा में था, टेक महिंद्रा में वी हैव अराउंड 67,000 एम्प्लॉइज, बट मेरी जो टीम थी वो इज अराउंड 50-60 पीपल। तो मैं कितना भी अच्छा काम करूँ वो 60 लोगों के बाहर जाता ही नहीं था। अभी मैं कुछ भी करता हूँ तो एटलीस्ट वो लोगों के पास जाता है, लोग देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। आईटी में एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते कि आप कर क्या रहे हो। फॉर एग्जांपल कभी मेरे फैमिली मेम्बर ने पूछा कि आप वहाँ पे करते क्या हो, तो मैं उनको बताऊंगा नहीं, एक सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है, एक अजाइल प्रोग्रामिंग होता है, तो उनको, बट अभी मैं मेरा प्रोडक्ट टेबल पर रख सकता हूँ, दे कैन टच, दे कैन फील, दे कैन स्मेल, तो वो डिफरेंस है, राइट। तो मुझे लगा कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए। एंड वही होता है ना कि ग्राउंड पे आप कितना लोगों से कनेक्ट हो पाते हो। अभी जैसे अभी बैक टू द सेम क्वेश्चन कि क्यों चुना बिजनेस को या बाम्बू को चूज क्यों किया। मुझे तीन चीज़ें मेरे दिमाग में थे जब मुझे आना था इंडिया वापस। तो फर्स्ट मुझे कुछ मेरा मन से कुछ करना था, मतलब मेरी आइडिया आई वांट टू एग्जीक्यूट, राइट। सेकंड था मुझे प्लास्टिक वेस्ट या वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना था। एंड थर्ड था मुझे किसानों के साथ काम करना था, बिकॉज फार्मर इज़ अ वेरी डिग्निफाइड सोसाइटी इन इंडिया, वो इग्नोर होती रही है हमेशा, राइट। उनका जो ड्यू क्रेडिट है वो अब तक मिला नहीं है, राइट। मुझे आज तक कोई बंदा मिला नहीं जो कहता है कि मुझे फार्मर बनना है, सही बात, राइट। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ और कोई बंदा बोलता है कि यार मुझे फार्मर बनना है या फिर मुझे सस्टेनेबिलिटी में कुछ काम करना है, तो वो मेरे लिए विन सिचुएशन हो जाएगी। तो इसके लिए फिर ये तीनों चीज़ें दिमाग में रख के मैं जब रिसर्च शुरू किया, एंड देन आई केम अक्रॉस बाम्बू। एंड जैसे इलॉन मस्क ने कहा कि रॉकेट को जिस तरह से मैंने देखा किसी ने देखा नहीं, तो वैसे ही मैंने बाम्बू को जिस तरह से देखा किसी ने देखा नहीं। तो यहाँ पे फार्मर्स की बात आई गई है, तो इंडिया में फार्मर्स पैसे क्यों नहीं कमा पाते हैं? फार्मर इज़ अ कमोडिटी। फार्मिंग जो है तो बहुत सारी इनोवेशंस लाना ज़रूरी है। फार्मर्स के पास बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है पर उन तक पहुंच नहीं पाती, राइट। तो वो जो मिसिंग लिंक जो होती है मार्केट एंड फार्मर, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अभी फॉर एग्जांपल मैं जब यूरोप में घूमता था तो आई ट्रैवल्ड मोर देन 26 कंट्रीज सो फार। तो कहीं भी जाता हूँ वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के अलग अलग चीज़ें होती हैं और वो इंडियन मेड ही है। देखता हूँ तो उसकी प्राइस 100 यूरोज, 80 यूरो, 70 यूरो, और जब वही प्रोडक्ट मैं इंडिया में देखता हूँ तो 100 रुपये, 200 रुपये। तो मतलब मार्केट में डिमांड है बट किसानों को पता ही नहीं है, आर्टिजन्स को पता ही नहीं कि वो डिमांड है, और कोई कर भी नहीं रहा है, कोई कर भी नहीं रहा है, या फिर जो भी कमा रहा है वो मिडिल मैन कमा रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर उनको ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे वो ब्रिज बनना चाहिए। तो फिर वो ब्रिज का काम बाम्बू इंडिया भी कर रही है कि अलग अलग प्रोडक्ट इनोवेशन करके लोगों को एटलीस्ट अवेयर करना कि ऐसा भी प्रोडक्ट मार्केट में है। एक एग्जांपल, बाम्बू स्पीकर हमारा पहला प्रोडक्ट था। अभी लोगों को लगता है कि हमारा पहला प्रोडक्ट टूथब्रश है, बिकॉज एवरीवन नोज अस एज अ बाम्बू टूथब्रश कंपनी। बट बाम्बू स्पीकर जो हमारा पहला प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट मैंने 2012-13 में मलेशिया में देखा था, ऐसे ही विंडो शॉपिंग में। तब मेरा बिजनेस का कोई मूड भी नहीं था, ऐसे विंडो शॉपिंग मैंने देखा, अरे कितना अच्छा है, मैंने फ़ोटो भी नहीं खींचा, जस्ट अच्छा है अपने नोटिस किया, अप्रिशिएट किया, निकल गया। बट जब मैंने बाम्बू का जो शुरू किया तो मुझे वो प्रोडक्ट याद है, यार ये मुझे ये बनाना है, वो बहुत ईजी है बनाने के लिए। नेट पे ढूंढा तो इंडिया में अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने वही दिमाग में सोचा, हाँ ऐसा दिख रहा था। फिर मैंने कारपेंटर को बुलाया, उसने स्केच बना के दिया, फिर उसने वो बनाया,
एंड इट्स वर्क्स। मैं कहा यार ये अच्छा है। वो एक दिन था, बाम्बू स्पीकर उस टाइम इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था। आज हमने मोर देन 2 लाख बाम्बू स्पीकर बना के बेचे हैं। मोर देन 2 लाख 2 लाख पीसेस। प्लस अगर आप नेट पे अभी जाके ढूंढते हो बाम्बू स्पीकर, तो हमारा नाम 7-8 नंबर पे आता है। पहले नंबर पे वो सारे नए आर्टिजन्स है जिन्होंने प्रोडक्ट कॉपी किया और बेचना शुरू किया। तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात है कि एटलीस्ट किसी को तो जॉब मिल रहा है, किसी को तो हाथ को काम मिल रहा है। तो ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सस्टेनेबल बिजनेस। तो ये बैम्बू इंडिया ट्रेडिशनल गुड्स मार्केट इंडिया को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है अगर आप देखा जाए तो? अभी हमारा पहले तो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में शुरू किया था, बट बाद में पता चला कि इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि बाम्बू स्पीकर्स, बाम्बू ऑर्गेनाइजर, दे आर गुड टू हैव प्रोडक्ट बट नॉट मस्ट हैव प्रोडक्ट। तो मुझे ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बाम्बू कंज्यूम करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी कंज्यूम करे। राइट। देन वी केम अक्रॉस FMCG प्रोडक्ट लाइन। तो बाम्बू टूथब्रश, बाम्बू ईयरबड्स, बाम्बू कोम, बाम्बू पेन, तो ये प्रोडक्ट हमने शुरू किए। ईयरबड पे इट्स वर्किंग गुड और कैसे काम कर रहे हैं? ईयरबड्स इज जस्ट लाइक वी जस्ट रिमूव द प्लास्टिक ट्यूब। अभी वैसे भी वो बैन हो गया है, तो अभी 2 ही टाइप के आते हैं, इधर प्लास्टिक, इधर बाम्बू और पेपर। पेपर का जो होता है वो थोड़ा सॉगी हो जाता है, वो बेंड होने की चांसेस ज़्यादा है, बट बाम्बू इज अ वेरी गुड। आपकी एक टैगलाइन भी इट्स नॉट फॉर द इनकम इट्स बट फॉर द आउटकम। आपको क्या लगता है, मतलब इसकी वजह से इससे कोई बिजनेस बन सकता है क्या? बाम्बू इट इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी। वी आर स्टिल 100% स्टेक विद अस। वी आर राइट फ्रॉम द डे वन प्रॉफिटेबल। हम वैल्यू में विश्वास रखते हैं, नॉट वैल्यूएशन में, राइट। तो इसके लिए हमने आज तक 1 रुपया कभी बर्न नहीं किया। हमारी ग्रोथ स्टेडी है, स्लो है बट स्टेडी है, एज सिंपल एज दैट। सेकेंडली, यू आर करेक्टली सेड कि बिजनेस, अभी मेरे बिजनेस के 2 एंगल है, एक तो रेवेन्यू और एक द लाइवलीहुड, राइट। एंड तीसरा आप कह सकते हैं कि हाउ मच प्लास्टिक यू सेव, दैट इज आवर मिशन। तो आज हमने ऑलमोस्ट 46 लाख किलोग्राम प्लास्टिक सेव किया है, कर लिया है, मार्केट में आने से बचाया है। तो दैट इज आवर इनकम, राइट। तो हर बार यू कैंट डू द टैंजिबल बेनिफिट, लाइक नहीं मैंने यूनिकॉर्न खड़ा किया, मैंने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी की। मुझे लगता है कि हमने रिसेंटली अब 6 करोड़ तक हम पहुंच गए। सेकेंडली हम एक अच्छे लोगों को 7,000+ फार्मर्स के साथ हम टाइप है, जिनके हम बाम्बू परचेस करते हैं, जिनको हम उनकी सर्विसेज यूज करते हैं। हमारे पास मोर देन 1.2 लाख कस्टमर बेस है। तो आई थिंक ये धीरे धीरे बढ़ेगा। एंड हमारे प्रोडक्ट कोई भी हाथ में लेता है, जैसे अभी अपनी जब ब्रश हाथ में लिया तो यू फील एकदम स्माइल आती है चेहरे पे। सो दैट इज आवर इनकम, दैट इज द आउटकम वी आर एक्सपेक्टिंग। तो आपने दोनों जगह देखा है, मतलब फार्मिंग के बारे में, तो वहाँ के फार्मर्स और यहाँ के फार्मर्स में क्या थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है आपने देखा? एक्चुअली जब मैं जिस घर में जर्मनी में रहता था, वो एक फार्मर था, एक लैंडलॉर्ड जो था वो फार्मर था, उसका खुद का स्टड फार्म था। मैं ऐसे ही उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था कि, और उससे पूछा था कि आपके फार्मर्स मैंने ज़्यादा खुश देखे हैं एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ पे फार्मर्स, तो ये क्यों है, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो उसने बहुत अच्छी बात बताई मुझे कि उसने कहा कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, हम अपने पोटेंशियल के साथ खेलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूँ कि जर्मनी में जर्मनी इज़ फेमस फॉर व्हाट? जर्मनी इज़ फेमस फॉर कार्स, राइट, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, और सबसे जर्मनी फेमस फॉर बियर, और बियर का रॉ मटेरियल क्या है? बार्ली, राइट। और जर्मनी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बार्ली। तो उन्होंने क्या किया, उनके क्रॉप को कल्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो जर्मन बियर इज द बेस्ट बियर इन द वर्ल्ड। तो डायरेक्टली बेनिफिट किसको हुआ? फार्मर्स को हुआ। सेम हैपेंस विद द फ्रेंच नोन फॉर वाइन, राइट। वाइन कहाँ से बनती है? ग्रेप्स से बनती है। जर्मन की ग्रेप्स वर्ल्ड में बेस्ट है, बेनिफिट किसको हुआ? फार्मर्स को। रशिया फेमस फॉर वोडका, राइट। गेहूँ से बनता है, वो तो गेहूँ का भांडार है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि हमारे पास क्या है, इंडिया में क्या है? नॉर्थ में व्हीट है, साउथ में राइस है, बट कॉमन क्या है? देन आई केम अक्रॉस कि बाम्बू इज द कॉमन अक्रॉस इंडिया। एंड लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, या यहाँ पे आप द्वारका से लेके विजयनगर तक ईस्ट में आपको दिखेगा बाम्बू हर जगह कॉमन है। इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बाम्बू ग्रोइंग कंट्री। तो और क्या क्या बनते हैं बैम्बू से? मतलब बाम्बू से मोर देन 1800 प्रोडक्ट्स बनते हैं। मोर देन 1800 प्रोडक्ट्स। तो हमको सिर्फ बाम्बू का जब नाम लेते हैं तो दिमाग में आता है लैडर्स, बिल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, फर्नीचर, कॉटेज, बस 10-12 टॉयज। बट
you just name the product that can be made out of bamboo. Even t-shirts, towels, comb, beauty accessories, बहुत सारे products हैं. हमने सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था. नाउ वी हैव अराउंड 48 SKUs. बट यू कैन जस्ट इमेजिन कितना बड़ा मार्केट है. तो इस पे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ दिस सस्टेनेबल बाम्बू इंडस्ट्री. तो आगे जाके और भी लोग आएंगे और ये बिजनेस बढ़ेगा या फिर ये फील्ड ग्रो होगा. बट अगर फार्मर्स की बात देखी जाए, मतलब हर एक बंदा चाहता है मेरा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई बड़ी पोस्ट पे बने, बट कभी फार्मर नहीं चाह रहा कि मेरा बेटा फार्मर ही बने. तो आपको नहीं लगता है कि फार्मिंग कम होती जा रही है, चीज़ें कम होगी या बढ़ेगी? इस पे दो चीज़ें हैं. अभी जो एजुकेटेड लोग हैं, जो जिनको दुनिया का सार पता चल गया है, दे आर कमिंग बैक टू इंडिया एंड वर्किंग एज अ फार्मर. अच्छा. जो फार्मर्स है उनके बेटे बाहर जा रहा है वापस, वो बाहर जा रहे हैं. तो ये साइकिल है. फार्मिंग का काउंट कभी कम नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि खाना तो रोज ही है, तो फार्मर्स के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. तो बस अभी वही होगा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग के बदले मॉडर्न फार्मिंग आ जाएगी, ग्रीन हाउस आ जाएंगे, हाइड्रोफोनिक्स आ जाएगा, वर्टिकल फार्मिंग आ जाएगा. तो ये चीज़ें आएंगी. बस दैट्स इट. ये चलता रहेगा, मतलब ये साइकिल ये साइकिल चलता रहेगा एंड एवरीथिंग इज राइट इन देयर पोजीशन. तो सर अभी बैम्बू इंडिया का फ्यूचर प्रोजेक्शन मतलब कितना है, कितना बड़ा मार्केट है ये? अभी सिर्फ हम अगर ब्रश की बात करते हैं, जो हमारा मेन कोर बिजनेस है, तो ब्रश का इंडिया में मार्केट है 6,500 करोड़. सिर्फ ब्रश का, प्लास्टिक टूथब्रश का. मतलब आज आप मार्केट में जाते हो तो इंडिया इज कंज्यूमिंग अराउंड 25 करोड़ प्लास्टिक टूथब्रश एवरी मंथ. तो आप इतनी बड़ी कंपनी से कम्पीट कैसे करोगे? नहीं, ये तो अभी स्टार्ट है. मतलब एज आई टोल्ड यू, कोलगेट स्टार्टेड 70-80 ईयर्स बैक, तब जाके आज वो हर शॉप में अवेलेबल है. ओरल बी स्टार्टेड 35 ईयर्स बैक. वी आर जस्ट 3-4 ईयर्स ओल्ड कंपनी, राइट? तो हमने अभी स्टार्ट किया है. उस पर भी कोविड आया था, ये सब चीज़ें. इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली, बट इवेंचुअली पीपल विल सी कि देयर इज अ वैल्यू इन द प्रोडक्ट, राइट? एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द MRP. नेचर कॉस्ट भी ऐड होता है. वो नेचर कॉस्ट लोग अभी समझ नहीं रहे हैं. तो वो लोग समझेंगे तो धीरे धीरे दे विल रिड्यूस द प्लास्टिक एंड स्विच टू सस्टेनेबल. पर आपको नहीं लगता जब भी कोई इस तरह की कंपनी आती है मार्केट में, वो बहुत शानदार विजन के साथ आती है कि मेरे को ये काम करना है, सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है, या फिर इस दुनिया को चेंज करने के लिए ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, बट आने वाले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, 10 सालों में वो कंपनी का बिल्कुल नामो निशान मिट जाता है और वही डर्रा अभी चल रहा होता है जो एक्चुअली चल रहा है? एक्चुअली इट्स अ माइंडसेट. ऑनेस्टली आपने सही कहा कि ऐसे बहुत सारी कंपनी के बारे में हो चुका है. इसलिए हम अभी, जैसे मैंने कहा कि हम वैल्यूएशन में फोकस नहीं कर रहे, हम वैल्यू में फोकस कर रहे हैं. हम सिर्फ एक प्रोडक्ट में फोकस नहीं कर रहे, हम अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं. जैसे अभी हमने होम डेकोर में काम कर रहे हैं, पर्सनल केयर में काम कर रहे हैं, ओरल केयर में काम कर रहे हैं. तो धीरे धीरे हम तो अलग अलग सेक्टर में काम करने की कोशिश करेंगे अभी. बट आपके इस तरह, ये तो आपने आपका मिशन विजन बताया, वैल्यूज़ बताई, सस्टेनेबिलिटी की बात करी. क्या आज आपकी कंपनी को 100 करोड़ में आज खरीदने के लिए रेडी हो जाए और आपको बोले मैं 100 करोड़ रुपये आपको दे रहा हूँ, विल यू सेल इट? डिपेंड्स वो उसका आगे क्या करेगा. अगर वो बंद करेगा तो नहीं बेचूंगा. अगर वो उसको एक लेवल अब लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली दे दूंगा, ऑनेस्टली. क्योंकि मुझे ये मिशन जो है आगे बढ़ाना है, राइट? और उसके लिए पैसा चाहिए डेफिनेटली. क्योंकि आज का ऐसा है कि अगर विजिबल है तो, जब अगर विजिबल है तो माइंड में है. आउट, एक बार विजिबल गायब हो गया तो माइंड से भी आउट हो जाता है. तो मार्केट में बने रहने के लिए यू हैव टू बी विजिबल फॉर श्योर. अगर कोई कंपनी आती है और उसका विजन हमारे विजन के साथ मैच होता है, तो देन वी कैन वर्क टुगेदर फॉर श्योर एंड वी कैन टेक दिस एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. अब ये B2B बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट? B2C एंड यूज़र आपकी बहुत कम है. Yes. तो अभी आपकी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ज़्यादा हो रही है रादर देन एंड यूज़र. लाइक मुझे एक ब्रश खरीदना है तो मैं वही आपका स्मॉल 45 रुपये का ब्रश खरीदूंगा, 25 रुपये का, 30 रुपये का, कोई ब्रश खरीदेंगे और ज़्यादातर जनता वही खरीदेगी. आपका ब्रश है महंगे और B2C यूज़र में आपकी विजिबिलिटी है कम. तो वो कैसे कर रहे हो आप लोग? B2B इज डिफरेंट एंड B2C इज डिफरेंट. नहीं, ब्रश महंगा था. हाँ, जब हमने स्टार्ट किया था तो द प्राइस वाज 180 रुपीज़ पर ब्रश. 180 रुपीज़. हाँ, बट आज सेम ब्रश वी आर सेलिंग एट 45 रुपीज़ पर ब्रश. तो प्राइस तो कम किया हमने लास्ट 7 ईयर्स में. सेकंड थिंग, इट विल टेक सम टाइम. अगर मैंने वही कहा, तो जब हम B2B के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली द कॉर्पोरेट गिफ्टिंग. आज आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बाम्बू टूथब्रश खरीदते हो तो 60% चांसेस है कि वो हमने बनाए.
अच्छा, वो आपने बनाया? हाँ, क्योंकि हम वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर क्या? you can say only manufacturing in India who does end-to-end brush manufacturing in India. Because हमको वाइट लेबलिंग के बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं. अमेजोन में आप जितने भी टॉप ब्रांड्स देखोगे उसमें से 60% से ज़्यादा लोगों को हम बना के देते हैं. इवन उनका पैकिंग आप देखोगे तो उस पर मैन्युफैक्चर बाय बाम्बू इंडिया लिखा होगा. अच्छा, आप लोग बना के देते? तो बट वी आर नॉट सीइंग देम एज अ कॉम्पिटिटर. मेरा वही कहना है कि वी वांट टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट, उसके लिए हम काम करें. सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है एक इंडियन मार्केट में? उनको लगता है ये फैड है, ग्लोबल वार्मिंग उनको लगता है कि ये मिथ है. एंड और लगता है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट बहुत महंगे है. ये 2-3 चीज़ें लोगों को लगता है. तो जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट अ मिथ. आज मई मंथ में बैठे हैं और आज यूरोप या एशिया जल रहा है. आज मैक्सिमम 42-43 डिग्री सेल्सियस एवरी सिटी रिकॉर्ड कर रहा है. राइट. अभी मेरे घर का ही एग्जांपल बताता हूँ. मैंने सोलर रूफटॉप लगाया हुआ है. वो साल भर में मेरा यूनिट जनरेट करता है 12-13 यूनिट्स पर डे. लास्ट 1 महीने में वो जनरेट कर रहा है 18-19 पर डे. मतलब ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है. इसका मतलब इतनी धूप हो रही है. राइट. तो ये मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ. मैं तो आई एम नॉट गोइंग टू नासा रिपोर्ट और इसरो रिपोर्ट. मैं मेरे घर की बात बता रहा. तो इसी तरह हम कचरा करते रहेंगे प्लास्टिक का. तो आज 42 है, कल 44 हो जाएगा. आने वाले जनरेशन में तो 50 नॉर्मल हो जाएगा. मतलब हम हमें को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. ह्यूमन इज द, जैसे कहते हैं ना कि मास एक्सटिंक्ट होता है. राइट. तो डायनासोर का हुआ है, नेक्स्ट हमारी बारी है. क्या कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी है जो लोगों को पता नहीं है सस्टेनेबिलिटी को यूज़ करने के लिए? आपको भी नहीं पता थी? गवर्नमेंट प्लेज देयर रोल. राइट. और जैसे मैंने कहा कि आप हर बार गवर्नमेंट को क्या ब्लेम कर सकते हो? राइट. उनके सामने बहुत सारे अदर चैलेंज होती हैं. नेशनल सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. एज ए इंडिविजुअल हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हम सोचते हैं कि नहीं मुझे प्लास्टिक टूथब्रश ही खरीदना है, वाई आई एम सेइंग प्लास्टिक टूथब्रश, इट इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस. राइट. एक ब्रश आप जब खरीदते हो तो जो मैंने हमेशा कहा है कि all the brush which you are using since childhood still exist on this planet. Right? आपके छोड़ो, आपके पिताजी ने जो बचपन में यूज़ किया प्लास्टिक का ब्रश है वो आज भी धरती पे मौजूद है. क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में या फिर बैक टू सॉइल जाने में कम से कम 300 साल लगते हैं. तो वाई यूज़ प्लास्टिक? तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? मतलब इतनी बड़ी कंपनी इतने मास लेवल पर अगर प्रोडक्शन कर रही है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट से या फिर एक पॉलिसी चेंज से ये पूरी कंपनी प्लास्टिक को बंद कर सकती है. बट वाई दे आर नॉट डूइंग इट? ऐसा देखो, वो भी एक बिजनेस है. दे आर नॉट इनलीगल बिजनेस. राइट. तो ये डिमांड कस्टमर से जानी चाहिए. मैं वही कह रहा हूँ कि कस्टमर हैज़ अ मोर पावर देन गवर्नमेंट. अगर कस्टमर डिसाइड करते हैं कि आज बेंगलोर डिसाइड करता है फॉर एग्जांपल कि हमको प्लास्टिक टूथब्रश यूज ही नहीं करना है, तो ये बड़े कंपनी को प्रेशर आएगा, वो भी बनाना शुरू कर देंगे बैम्बू टूथब्रश. आज एक कंपनी है बिकॉज ऑफ सम इंडिया एग्रीमेंट, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो वर्ल्ड्स की वन ऑफ द टॉप प्लास्टिक टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. हम उनको बैम्बू टूथब्रश बना के दे रहे हैं, लेकिन वो इंडिया में नहीं बेच रहे हैं, वो यूरोप और यूएस में बेच रहे हैं. ओह. तो आप सोचो कि उनको भी ये पता है कि ग्लोबल वार्मिंग है, उनके गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया या उनके पब्लिक ने उनको फोर्स किया है, तो वो वहाँ पे बेच रही है, लेकिन वो यहाँ पे प्लास्टिक ही बेच रही है. तो ये एज ए कंज्यूमर हमारा राइट होना चाहिए कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे. राइट. अभी गवर्नमेंट ने ईयरबड्स तो बैन कर दी, प्लास्टिक ईयरबड्स तो अभी मिल नहीं रहे. अभी बाम्बू या पेपर के मिल रहे हैं. तो सेम लोगों से प्रेशर बनना चाहिए. लोगों से प्रेशर बनना चाहिए. तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा जरूरी है कंपनी में, सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा जरूरी है? देखो, प्रॉफिटेबल तो होना ही चाहिए. अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो फिर वो कंपनी उनकी फैमिली को क्या फीड करेगी? तो इसके लिए आपको प्रॉफिटेबल रहना है, बट सिर्फ प्रॉफिटेबल इज नॉट ओनली टास्क ऑफ द कंपनी. सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. उसमें सभी सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. राइट. कि आपका कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, नेचर सस्टेनेबिलिटी, सब जगह उसका इम्पैक्ट होना चाहिए. सो इंडिया में प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने के सबसे मेन चैलेंज क्या है? आपको भी चैलेंज आया होगा कोई? चैलेंज मेरे ख्याल से कस्टमर को कन्विंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कस्टमर को एक बार आपका विजन मिशन क्लियर हो जाएगा, देन कस्टमर विल फॉल इन लव विथ यू एंड योर प्रोडक्ट फॉर श्योर. मतलब आप ये चाहते हो कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है,
जो सरकार को करना चाहिए और वो सरकार अवॉइड कर रही है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ सरकार। एज अ डेमोक्रेसी में एवरी इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ अ सरकार, राइट। हम गवर्नमेंट का एक पार्ट है। अभी हम गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजते हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे हमको काम मिलते हैं, राइट। जैसे अभी फॉर एग्जांपल CII जो है, उनके जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं इंडिया में, जैसे G20 हुआ अभी, तो उनके जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वो हमको ही मिलते हैं। तो हम देते हैं उनको, बाम्बू स्पीकर्स देते हैं या बाम्बू पेंसिल्स उनको सप्लाई करते हैं। तो वो तो काम कर ही रहा है। बट अभी मैंने वही कहा, गवर्नमेंट, आप हर चीज़ में अगर आप गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हो तो फिर ये डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं ये मत खाओ, ऐसा मत पहनो, वैसे मत पहनो, देन लोग बोलेंगे यार ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट। तो उससे मैं उल्टा चाहता हूँ, लोग जाके गवर्नमेंट को बोले कि यार बैन कर दो ये, तो ये बैन या फिर कम कर दो, राइट। अगर सिर्फ बेंगलोर ही डिसाइड करता है कि नहीं इसके बाद हम बाम्बू के टूथब्रश ही यूज़ करेंगे, अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो शॉप के ऊपर रखेंगे भी नहीं ना। बट मैंने सुना है कि बैम्बू की जो कार्बन फुटप्रिंट है वो प्लास्टिक से ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, वो देखो अभी क्या होता है कि कंपटीशन के चक्कर में नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है। अभी लोग बोलते हैं कि नहीं बाम्बू जलाने से यह होता है, ये गैस निकलता है, वो गैस निकलता है। अगर वैसा होता तो फिर सिगरेट और अगरबत्ती में फ़र्क क्या है? वैसे मतलब वो होता है, लोग कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल बाम्बू टूथब्रश के बारे में जो हम बात करते हैं, हम तो जलाते नहीं है, और वो तो वुड का पीस है। वो अगर आप फेंक भी देते हो यूज होने के बाद, तो विद इन 6 to 8 months इट विल गो बैक टू द सॉइल। अच्छा। बिकॉज उसको कीड़े खा लेंगे, उसको सॉइल ऑब्जर्व कर लेगी। तो वो तो कुछ जब वो रिलीज होगा तो उससे कुछ गैसेस तो बाहर नहीं आएंगे। इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल वुड। तो बैम्बू ट्री बनता कैसे, मतलब कैसे होती है, इसकी फार्मिंग कैसे होती है? अभी तो इंडिया में बाम्बू फार्मिंग कोई करता नहीं है, नहीं करता है। बाम्बू की जो बहुत कम लोग करते हैं, बट बाम्बू इज अ नेचुरल क्रॉप जो फेंस में आता है, लोग घर के बरामदे में लगाते हैं, तो नॉर्मल ऐसा आ जाता है। और ये बाम्बू इज अ सेकेंडरी क्रॉप। आप आपकी अच्छी फर्टाइल लैंड है, उसमें आप कोई प्राइमरी क्रॉप ले लो, साइड फेस पे आप बाम्बू लगा दो, वो आपको आ जाएगा। दैट इज द। तो आप कैसे फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हो? क्या फार्मर बना रहे हैं बैम्बू या फिर अभी हम क्या करते हैं, जो FPO होते हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर किसी एक फार्मर्स के पास इतना सारा बाम्बू नहीं होता, बट एक FPO में एक की फार्मर सोसाइटी में 100-200 फार्मर्स होते हैं, हर एक के पास 1-2 बाम्बू के ग्रू होते हैं, और 1-2 ग्रू में मिनिमम 100-200 बाम्बू मिल जाते हैं। अच्छा। तो फिर हमारे लिए तो जैसे अभी हमारा कंजम्पशन एवरेज डेली 1.5 ट्रक पर डे का हमारा कंजम्पशन है बाम्बू का। तो हमको साल में अप्रोक्सीमेटली 400-500 ट्रक बाम्बू चाहिए। मैं किसी एक फार्मर से टाइप करूँ तो नहीं होगा, पर मैं सोसाइटी से टाइप करूँगा तो एक सोसाइटी मुझे अल्टरनेट डे एक ट्रक अवेलेबल कराएगी, दूसरी सोसाइटी अल्टरनेट एक कराएगी, तो मेरा काम हो जाता है। तो मतलब स्पेसिफिकली कोई उगा नहीं रहा है इसमें, मतलब स्पेसिफिकली कोई फार्मर अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग आ रहे हैं कार्बन क्रेडिट के चक्कर में। उनको कार्बन क्रेडिट मिलता है बाम्बू का प्लांट करने से, क्योंकि कार्बन सिक्वेशन हो जाता है ना उसमें, तो वैसे कर रहे हैं। बट बेसिकली जो एग्जिस्टिंग बाम्बू है, मैंने कहा कि इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बाम्बू ग्रोइंग कंट्री। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बाम्बू अवेलेबल है, हमको उसको पहला कंज्यूम करना चाहिए, देन हमको वो ड्राइव करना चाहिए कि अभी और लगाओ। तो आप सेल्स और मार्केटिंग के लिए क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हो अभी अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए? हमारे तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अराउंड 20 डिफरेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रोडक्ट अभी होस्टेड है। जैसे टाटा 1mg है, या फिर फ्लिपकार्ट है, या फिर मीशो है, हमारी खुद की वेबसाइट bambooindia.com है, यहाँ पे तो है। प्लस हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, उनके थ्रू हम देते हैं। जैसे बेंगलोर में हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, चेन्नई में है, पुणे में है, तो अराउंड इंडिया में मोर देन 2800 शॉप्स को हम सप्लाई करते हैं, तो वो है। प्लस जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हमारा है, तो वहाँ पे चैनल के थ्रू हम जाते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू जाते हैं, गवर्नमेंट को हम सप्लाई करते हैं, तो अलग अलग चैनल से एक्सपोर्ट होता है। तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हो, तो आप यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उसको बनाने के लिए? अभी मैं आपको एक बहुत मज़ेदार इंसिडेंट बताता हूँ कि जब कोविड हुआ था तो एवरीवन वाज कम्प्लीटली शट डाउन, बट हम उस टाइम पे घर बैठ के करें क्या, क्योंकि हमारी जो मशीन्स आई थी वो आई थी ताइवान से और चाइना से आई थी, और हमको चैलेंज था कि वो लोग जो इंस्टॉलेशन के लिए आने वाले थे वो नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ एयरलाइन बैन थी वो सब। तो फिर हमने लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया और वो मशीन का स्टडी शुरू किया, और वो लोगों ने भी, मैन्युफैक्चरर ने भी हमको सपोर्ट किया टू अंडरस्टैंड मशीन्स।
तो अभी लास्ट 3 साल से हमने मशीन इंपोर्ट करना बंद किया और हम खुद ही मशीन बनाते हैं। खुद मशीन ही बना रहे हो आप? अभी बाम्बू टूथब्रश मेकिंग की पूरी मशीन हम बनाते हैं और लोगों को सेल करते हैं। तो वो हमने टेक्नोलॉजी वहाँ पे एक इंडिया सेल्फ सस्टेन हो गया हाँ। उस चीज़ों में। यानी 6 साल पहले जो बाम्बू टूथब्रश हमको इंपोर्ट करना पड़ता था, आज हम वो बनाने के लिए जो मशीन्स है वो भी हम बनाते हैं। तो वो हमने टेक्नोलॉजी इवॉल्व की। जैसे अभी ई कॉमर्स में तो जैसे आपको पता है कि शॉपिफाई है या एआई की मदद से हम कस्टमर डेटा एक्वायर कर रहे हैं कि किस सिटी से ज़्यादा आ रहा है, रिक्वायरमेंट आ रही है, या फिर लोगों का मूड क्या स्विंग हो रहा है, तो वो नॉर्मल पता करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। सबसे ज़्यादा बैम्बू के बारे में क्या मिथ है? लोगों को क्या लगता है बैम्बू क्या है? उनको लगता है कि बाम्बू इज़ अ ट्री, और बाम्बू अगर हमने ज़्यादा यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाएगा। बट और या बाम्बू से हम बाम्बू कट करते हैं तो हम जंगल ख़त्म कर रहे हैं। बट एज यू नो, बाम्बू इज़ नॉट अ ट्री, बाम्बू इज़ अ ग्रास। और बाम्बू ऐसा है कि अगर आपने उसको काटा नहीं तो वो वैसे भी नेचुरल डेथ उसकी 4 साल में हो जाती है ऑटोमेटिकली। मतलब हाँ, बाम्बू का नॉर्मल साइकिल क्या है कि बाम्बू फर्स्ट, अब बाम्बू का कोई सैपलिंग लगाते हो, इट टेक्स अराउंड 5 years टू मैच्योर बाम्बू। और अगर 5 years to 8 years, 3 साल 4 साल अगर आप कट नहीं करते हो तो बाम्बू धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है और गिर के ख़त्म हो जाता है। बट अगर आप 4 साल में वो कट करते हो तो वापस से 2 नए शूट आ जाते हैं और वापस 2 साल में मैच्योर हो जाते हैं। तो ये जो ब्रश बनाया बैम्बू से, उसकी क्या शेल्फ लाइफ रही फिर? नहीं, बाम्बू तो एक बार आपने बाम्बू को कट करके ट्रीट किया तो वो 50 साल चलेगा। 50 साल चलेगा? हाँ, मतलब एप्लीकेशन 50 साल चलेगा। ब्रश के बारे में हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट नहीं करते हैं केमिकल से, हम उसको स्टीम से ट्रीट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी लाइफ जो है, एक बार ब्रश बनने के बाद 1 साल से 1.5 साल तक चलती है, मतलब स्टोरेज वैल्यूज। बट अगर आपने एक बार यूज करना शुरू किया तो यू हैव टू फिनिश इट 3 to 4 months, बिकॉज डेंटिस्ट रिकमेंड्स की चेंज योर ब्रश इन 3 months। ओके। तो हम भी रिकमेंड करते हैं कि इवन दो इट लुक्स नाइस बट चेंज योर ब्रश। पर ब्रश तो चेंज करते नहीं लोग, सालों साल तक आएगी। इंडिया में तो नहीं करते। 3 महीने में आइडियली चेंज करना चाहिए। अभी इंडियन एवरेज हमने जो कैलकुलेट किया है वो एवरेजली 5 to 6 months में लोग चेंज करते हैं, बट अर्बन में लोग चेंज करते हैं 3 से 4 महीने में। रूरल में नहीं कर रहे। अवेयरनेस सेम। तो आपकी लाइफ में मतलब जो आपने 6 साल में, आपको 6 साल का बिजनेस करते हुए राइस, 6 साल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया बिजनेस करते हुए? सबसे बड़ा चैलेंज तो माइंडसेट लोगों का चेंज करने में। लोगों को लगता है वही है कि ये लकड़ी है, ये कितना चलेगा 3 महीने में, या फिर कुछ खराब हो जाएगा, फंगस आ जाएगा। वो उनको वही लगता है क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है ये सब चीज़ें। बट वो धीरे धीरे अडेप्ट हो रहा है। माइंडसेट चेंज इज द बिगेस्ट चेंज इन एवरी बिजनेस। आपको क्या लगता है आपने जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर लिया या लेट बिजनेस स्टार्ट किया? नहीं, वी आर परफेक्टली ऑन टाइम। क्योंकि जैसे हमने चालू किया विद इन ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाम्बू का जो क्लासिफिकेशन था, एक्चुअली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में भी कंफ्यूजन था कि बाम्बू, एक सेक्शन कह रहा था कि बाम्बू इज अ ट्री, एक सेक्शन कह रहा था बाम्बू एज अ ग्रास। बट थैंक्स टू करंट मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने वो दोनों सिंक्रोनाइज करके बाम्बू एज अ ग्रास कर दिया ऑल द फॉरेस्ट एक्ट। तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो गया उसके बाद। तो शार्क टैंक के एक्सपोजर के बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंज? बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा। मतलब आई विल जस्ट टेल यू वन स्टोरी बिफोर शार्क टैंक। कि शार्क टैंक से पहले यानी 2019 तक वी आर ऑन अ सुपर ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर हम 100% से ग्रो हो रहे थे। जैसे लॉकडाउन आया तो रातों रात सब स्टॉप हो गया और 7 month हम 0 प्रोडक्शन पे थे। तो 7 to 8 months प्रोडक्शन 0, रेंट चालू था, एम्प्लॉय की सैलरी चालू थी, इलेक्ट्रिकल बिल चालू था, EMI चालू थे। एंड जितना हमने कमाया था वो सारे 7-8 महीने में धीरे धीरे आंखों के सामने दिख रहा था जा रहा है। बट आप किसी को फायर भी नहीं कर सकते थे बिकॉज दे आर ऑल्सो लॉक्ड एट देयर हाउस। गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद करना ही उस टाइम पे मुश्किल था क्योंकि उनको ही समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उस टाइम में। देन हम इस सिचुएशन से समझ नहीं पा रहे थे कि अभी 1 महीने में ख़त्म होगा, 2 महीने में ख़त्म होगा, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहा था। एंड एक टाइम ऐसा आया कि हमारे पूरा कैश ख़त्म हो गया, वी आर कम्प्लीटली ज़ीरो। फिर हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोरो किया एंड देन वी सस्टेन फॉर फ्यू मोर मंथ्स एंड देन वी गॉट वन SMS वन डे कि शार्क टैंक कमिंग टू इंडिया। एंड तो मैं शार्क टैंक का वैसे भी फ़ैन था, मैं US शार्क टैंक देखता था या ऑस्ट्रेलियन शार्क टैंक देखता था और मेरा भी वो सबकॉन्शियस माइंड में था कि यार ऐसा भी कभी प्रोग्राम अगर इंडिया में आता है तो आई विल बी द पार्ट ऑफ
दैट प्रोग्राम बिकॉज सबको लगता है कि मैं भी कभी ना कभी टीवी पे आऊँ, और अभी डांस तो कर नहीं सकता, आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है तो इंडियन आइडल में जा नहीं सकता। हाँ, तो लगा कि यार दिस इज़ द राइट प्रोग्राम वेयर आई कैन रिप्रेजेंट माई सेल्फ, आई कैन रिप्रेजेंट माई बिजनेस। और बहुत सारे जो लोग थे मेरे दोस्त जिनको ये पता था कि मैं आईटी से हट के कुछ कर रहा हूँ, उनको भी पता चल जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। एंड बाम्बू सेक्टर में और एक प्रॉब्लम ऐसा है कि आज भी अगर आप बाम्बू सेक्टर में कोई बिजनेस करते हो तो लोगों को लगता है कि वो एनजीओ है या गवर्नमेंट का कोई पार्ट है। ओके। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल बाम्बू बिजनेस इन इंडिया जिनका टर्नओवर एक अच्छे करोड़ में है। राइट। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि तो मैंने पूरा जी जान लगा दिया। एंड जैसे आप कहते हो कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मदद करती है, तो मेरे लिए भी शायद वो कायनात ने मदद किया। एंड देन वी गॉट सिलेक्टेड, देयर वर अराउंड 4 राउंड्स एंड 5th राउंड वाज अ लाइव टीवी राउंड। तो वहाँ पे आए, शार्क को हमारी आइडिया पसंद आई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट हमको दिया वहाँ पे। एंड वो जो मोमेंट था तो वहाँ से हम रातों रात नेशनल स्टार बन गए। और जो हमने 80 लाख का डिमांड किया था शार्क टैंक में, वो हमारे नेक्स्ट 90 डेज में वी गॉट 1.8 करोड़ बिजनेस थ्रू ऑनलाइन ओनली। तो जितने भी लोन्स थे वो सारे क्लियर हो गए, हमारे पास सरप्लस पैसे भी आ गए। एंड देन वी टोल्ड शार्क्स कि वी हैव सफिशिएंट फंड्स नाउ, और हमको फंड रेज इसीलिए करना था ताकि मुझे लोगों को पैसे देने थे, बट अभी पैसे आ गए हैं। एंड आई डोंट नो कि आपसे पैसे लेके मैं करूँगा क्या, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच कैश हैंडलिंग एक्सपीरियंस, और मुझे अननेसेसरी मनी बोरो करके बिजनेस नहीं करना था। तो दे आल्सो सपोर्टेड मी, दे सेड कि इन फ्यूचर इफ यू नीड मनी देन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। एंड देन हमें वो चक्रव्यूह से बाहर निकल गए, एंड देन अगेन वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो आपको क्या लगता है, एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए हमेशा, या फिर मल्टी डाइवर्स फोकस कर सकते हैं? आई वाज बाम्बू में इसलिए करना चाहिए क्योंकि नॉट इन बाम्बू, मतलब इन जनरल बात करें अपन। डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। जैसे भी मैंने इनिशियली बाम्बू के बारे में इसलिए मैं बात करता हूँ क्योंकि बाम्बू एज अ सिंगल पोल जो होता है, एक पोल से आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर आप सिर्फ अगरबत्ती की बात करते हो, अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे सिर्फ अगरबत्ती बनानी है, देन आपको रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिलेगा। अगर आप बोलते कि नहीं नीचे का पार्ट से मैं ये चीज़ बनाऊंगा, बीच वाले पार्ट से ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, टॉप से ये बनाऊंगा, देन वो इकोनॉमिक्स बैठता है। अभी जैसे हमारी कंपनी वी आई ऑलवेज कॉल्ड एज अ जीरो वेस्ट कंपनी। तो हमारी कंपनी में हम इवन डस्ट पार्टिकल जो होता है उसको भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, डस्ट को भी कॉम्प्रेस करके उसका पैलेट बनाते हैं, एंड देन पैलेट अगेन सेल फॉर द बेकरी और फार्मास्यूटिकल कंपनी और एनी फायर एप्लीकेशन। इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना ही चाहिए, बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड इफ़ यू हैव वेरी मच गट फीलिंग एंड आपको वैसा रिस्पॉन्स आता है। बट आई थिंक डाइवर्सिफाई होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो विजन है वो बाम्बू फॉर प्लास्टिक है। राइट। तो मैं एक प्रोडक्ट पे स्टिक नहीं होना चाहता। जो मेरा एक्सपोजर है वो आज हमने ब्रश बनाया, कल अगर हमने रेजर बनाते हैं तो रेजर इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग इंडस्ट्री। इंडिया इज कंज्यूमिंग अराउंड 3 करोड़ रेजर पर मंथ। वो बैम्बू से ही बन सकता है। हमने ऑलमोस्ट बना लिया है, तो ओके, विद इन 3 months वी आर लॉन्चिंग ऑफिशियली। तो वो भी है। तो ब्लेड का खतरा भी खत्म? नहीं, ब्लेड तो रहेगा, मतलब वो जो पार्ट है एसिड अच्छा, ब्लेड ऊपर का जो रैक, हाँ, वो जो बैम्बू नीचे का हैंडल है, हम चाहते हैं कि जो चीज़ प्लास्टिक की है और जो जिसका कुछ फंक्शन नहीं है उसको हम बैम्बू से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ब्रश में ब्रिसल्स तो आज भी नायलॉन ही लगते हैं, बट हैंडल दैट इज 97% हमने कन्वर्ट कर लिया। सेम रेजर में भी हम 20% प्लास्टिक रख के 80% प्लास्टिक नहीं हटा रहे हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे पेन में भी आप, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो पेन में रिफिल तो लगेगी, राइट, बट हमने केस बना दिया बाम्बू का, तो एटलीस्ट ये प्लास्टिक बच गया। तो एवरी पेन इज सेविंग अराउंड 8 to 10 grams ऑफ प्लास्टिक। राइट। तो ये पेन की जो कॉस्ट है वो सिमिलर पड़ेगी या थोड़ा महंगा पड़ेगा? अभी तो महंगी है बिकॉज वो स्केल में नहीं है। जैसे आपने ब्रश को स्केल में किया है, तो वैसे कोई आगे आके तो अभी कितने का मिल रहा है ब्रश? ब्रश हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12 to 13 रुपीज़ पर ब्रश है। वो हम बेचते हैं 40 रुपीज़ MRP पे, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं 18 रुपये में, तो उनका मार्जिन, ट्रांसपोर्ट मार्जिन तो वो हो जाता है, वो बैठ जाता है आराम से। और प्लास्टिक का टूथब्रश भी आज नॉर्मली अगर अच्छा क्वालिटी का लेते हो तो 40 to 60 रुपीज़ के आ जाता है, उतना का आता है। सो कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब कैरियर में मतलब पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मनी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, बिकॉज
उससे आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। बिकॉज एक बार आपके हाथ में मनी आ जाता है तो आपका रियल एटीट्यूड जो है, रियल चेहरा आ जाता है सामने, राइट। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे काम करोगे, आप बुरे होगे तो बुरा काम करोगे। इसलिए मनी इज एवरीथिंग, बिकॉज पैसा आने से सब कुछ पता पड़ जाएगा आदमी का। एग्जैक्ट। ऐसा कभी हुआ है, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट आया है कि किसी में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आपकी भी चीज़ें चेंज हो गई, या फिर किसी आपके जो फ्रेंड्स कलीग्स जो आपको देखते हो उनका कुछ चेंज हुआ हो? नहीं, मेरा एक्चुअली जो मुझे जानते हैं वो बहुत सालों से जानते हैं, तो उनको पता है कि मेरी लाइफस्टाइल क्या है, और वो मुझे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा मेरे से नहीं होता। बट आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको पता लगा हो कि यार नहीं, इस आदमी के बाद बहुत पैसा, मतलब इसके बाद पैसा आ गया तो चेंज हो गया है ये? नहीं, नॉर्मली होता है। अभी शार्क टाइम होने के बाद बहुत लोग कांटेक्ट करना शुरू किए, जो कंप्लीट डिसेबल हो गए थे लाइफ से, वो कांटेक्ट करना शुरू हो गए, हाँ, तो वो पता चल जाता है। मतलब आपने टेक महिंद्रा में 8 साल दिए सर, सबसे बड़ा टाइम दिया वहाँ पे। पर लोग आजकल देते नहीं उतना टाइम कि यार मेरे को इतना काम करना नहीं है। लोग क्या करते हैं कि मैंने 2 साल काम किया, 1 साल काम किया, अलग अलग जंप करते रहते हैं, बड़ा लंबा टाइम देते नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कैरियर ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंट है? लंबे टाइम तक काम करना ज़्यादा अच्छा है या फिर जंपिंग जपाक करो तो ज़्यादा अच्छा है? देखो, आपको स्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए तो एक कंपनी कभी भी अच्छी है, क्योंकि फिर आपको सब समझ में आता है। अगर आप जंप करोगे तो राइट फ्रॉम द जीरो आपको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगेन उस पर भी डिपेंड है कि आपको प्रोजेक्ट कौन सा मिलता है, क्लाइंट क्या मिलता है, टेक्नोलॉजी किस पे ऊपर आप काम करना चाहते हो, आप काम करके खुश हो या नहीं हो। टेक महिंद्रा में मेरा ऐसा था कि मुझे पीरियडिकली प्रमोशन मिलता गया, ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिलती गई, मेरी टीम अच्छी थी, कॉलीग बहुत अच्छे थे, तो मुझे कभी छोड़ने का मन नहीं किया। तो इसलिए कोई छोड़ता क्यों है? क्योंकि सैलरी कम है, तो मुझे सैलरी मिलती रही, इंक्रीमेंट अच्छा मिलता रहा। पोजीशन के लिए छोड़ते, मुझे पोजीशन भी मिलती रही अच्छी। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर से स्टार्ट किया था, वहाँ जाके मैं एज अ कंट्री हेड था, मतलब वहाँ पे जर्मनी में जाके, तो मुझे वो ग्रोथ मिली 8 साल में उतनी, एंड आई वाज हैप्पी कि, और मेरे सारे काम से मेरे लोग कलीग खुश थे, क्लाइंट खुश थे, तो आई थॉट कि वाई चेंज दैट सिंपल। थोड़ा टेक महिंद्रा का ऑफिस कल्चर के बारे में बताओ ना, कैसा है? टेक महिंद्रा इज अ वेरी गुड कंपनी, क्योंकि सारा 100% मैनेजमेंट इंडिया से है, तो देसी कंपनी है, टिपिकल देसी माइंडसेट है, एक फैमिली जैसे सब लोग रहते हैं एक साथ में, सबको पकड़ के। जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल परफॉर्मर बहुत कम होते हैं, टीम में ज़्यादा अच्छे लोग काम करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, और मैंने वो जो ज़्यादा एंजॉय भी किया। ये बैम्बो इंडिया एक कॉपी प्रोडक्ट तो नहीं है, या फिर आपने यूनिक थॉट के साथ बनाया है? नहीं, आप देखो तो आज भी हमारे कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो डेफिनेटली इंस्पायर तो हम हुए थे। जैसे बैम्बो टूथब्रश जो मैंने पहले जो डिसाइड किया था मुझे बनाना है, बिकॉज सिमिलर प्रोडक्ट मैंने जर्मनी में देखा था, वहाँ देखा क्या वो तो बैम्बो का नहीं था, वो वुड का था। मैंने वुडन टूथब्रश देखा था, तो मैंने उसको बैम्बो टूथब्रश में कन्वर्ट किया। क्या लगता है आपको, इंडिया चेंज सेटर क्यों नहीं हो सकता? मतलब कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट क्यों नहीं कर सकता, और हम लोग कॉपी ज़्यादा करते हैं? नहीं, कॉपी नहीं बोल सकते, हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हैं। अगर आप आज चाइनीज़ खाओगे बाहर जाके, तो पता चलेगा कि इंडियन में कुछ अलग ही चाइनीज़ बनता है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार ग्लोबल एक्सपोजर होने के बाद वो चीज़ें हम हमारे हिसाब से मोल्ड करते हैं, हाँ, राइट। अभी आज वर्ल्ड में कितने सारे मेट्रोज हैं और कितने सारे मेट्रोज प्रॉफिटेबल हैं, बट इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी मेट्रो इज प्रॉफिटेबल। दिल्ली में लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 200 करोड़ लोगों ने सफ़र किया है, बाहर नहीं होता, राइट। वही होता, राइट। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमने मेट्रो बनाई है तो हमने कॉपी किया। हम कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं कि हमने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया। एवरी पॉडकास्ट में एक लर्निंग बैठता है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, और लोगों को समझ में आएगा कि मी टाइम होता क्या है। बिजनेस एक तरफ, लाइफ एक तरफ। एग्जैक्टली। मेरा कहने का मैं एक बुक लिख रहा हूँ, बुक का नाम है आप योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन, 100% गारंटीड होना ही बनता है आपका। बट कुछ तरीके ऐसे हैं, कुछ कंपनी ऐसी भी जो हज़ारों सालों से चलती आ रही है आज भी। तो ऐसा क्या कर सकते हो अपनी कंपनी में? क्या वैल्यूज़, क्या एथिक्स रख सकते हो, क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म तक बनी रहे? क्योंकि आप वो कंपनी बनाते ही इसलिए हो कि यार वो सालों साल चलती रहे। ऐसा नहीं हो कि मैंने बना दिया, आप कोई चलाएगा तो चलाएगा। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि एक दिन वो कंपनी आप नहीं चलाओगे, राइट। वो बैटर में आपको पास ऑन करना ही है। 10 साल चला लोगे, 15 साल चलाओगे, 20 साल चलाओगे, उसके बाद नहीं चलाओगे आप। सो आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि आप सिस्टम से आउट अगर हो भी गए तो जो आपने सिस्टम बनाया है वो हमेशा चलता रहे।
क्योंकि होता है ना कि आप अपनी बेटी होती है, बेटे से तो व्यवहार अलग होता है, बेटी से व्यवहार अलग होता है। तो जिस तरह से बेटी को पाला जाता है वैसे उसी तरह आप अपनी कंपनी को भी पालते हो। बेटे को तो लताड़ सकते हो, बेटी को नहीं लताड़ सकते। तो वैसे तरह से बनती है। तो मैं वो बुक लिख रहा हूँ एंड गेटिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द फाउंडर्स एंड ऑल। ठीक है सर, कुछ बातें पूछते हैं। अगर आप एक ऐसी पॉलिसी ला सके सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, तो वो कौन सी होगी? हम बाम्बू को प्लास्टिक से रिप्लेस करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़्यादा प्राइमरी और शॉप में उसको एक अलग से स्पेस देंगे। जैसे आज फॉर एग्जांपल मैं डीमार्ट जाता हूँ तो डीमार्ट वाले कहते हैं, या फिर डीमार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द नेम ऑफ, और जो भी उनके शेल्फ स्पेस का चार्ज होता है। तो वो कहते हैं कि अगर ये बिक नहीं रहा है तो हम क्यों रखेंगे, बट हम कहते हैं कि आप रखोगे तो बिकेगा। तो वो चीज़ है, पहले मुर्गी या पहला अंडा, उस चक्कर में वो रह जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट हैं तो गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी लानी चाहिए कि शेल्फ में उसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए। जब तक वो स्पेस नहीं होगा वो प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं बिकेगा। तो जो हम बोलते हैं कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज ये बड़ी कंपनी है जो 60-70 साल से है, उनके पास डीप पॉकेट्स है, वो 10 साल भी प्रॉफिट नहीं कमाएंगी, वो चलेंगी। आज हम 6 महीने भी नहीं कमाएंगे तो हम बंद हो जाएंगे। तो बट हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे। राइट, वो शेल्फ स्पेस जो है या विजिबिलिटी जो कॉस्ट है, या वो गवर्नमेंट ने या फिर सोसाइटी ने अवेलेबल कर देनी चाहिए। बैम्बू या हेम्प, बोथ आर एग्जैक्टली सेविंग द नेचर। वो दोनों का कंपटीशन है ही नहीं है। हेम्प के बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स अभी बन रहे हैं, बाम्बू इज कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी। तो दोनों अगर आते हैं तो दे आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पेक्टेड इनकम फॉर द फार्मर्स। बड़ी कंपनी लोगों को कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए कहती है और खुद हजारों टन का कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करती है। इसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है आपका? एक्चुअली आप देखो तो जितने भी टॉप के 5 जो फॉर्चून कंपनीज है वो दे आर द लार्जेस्ट पोल्यूटर ऑफ द नेचर। CO2 एमिशन हो, वाटर कंटेमिनेशन हो, सॉइल एरोजन हो, ये सब के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। बट वही है कि उनके पास इतना मनी पावर है, वो किसी को भी खरीद सकते हैं, सरकार को खरीद सकते हैं। तो सबका एक ही इलाज है, कंज्यूमर शुड गेट अवेयर। कंज्यूमर फोर्स उन कंपनी को, अगर हम कहते हैं कि जैसे कोलगेट है, लोगों ने कहा कि नहीं कोलगेट तुम भी प्लास्टिक का टूल्स बंद करके बाम्बू को बनाओ। इनिशियली स्टार्ट में 5%, 10%, तो वो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। शायद वो प्राइस की वजह से होता होगा। भाई वही था, हम बाम्बू का टूथब्रश आज की तारीख में हम खुद 12 रुपये में बना रहे हैं, राइट, और बेच रहे 45 रुपीज़, 40 रुपीज़ में। मार्जिन है ना, राइट। हाँ, अगर आपका ग्रीडी माइंडसेट है, आपको अगर 10 टाइम्स ही कमाना है तो फिर वो नहीं होगा। राइट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्यूचर कैसा होगा आपको क्या लगता है? ग्लोबल वार्मिंग ये सिर्फ 2 जनरेशन के लोग संभल सकते हैं, उसके बाद संभलना मुश्किल हो जाएगा। यू आर ऑलरेडी रीच दैट पॉइंट कि अभी एक चेंज होता है कि उसके बाद आप इच्छा हुआ कि भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज एक 5 साल हमारे हाथ में है, अगर आप 5 साल में हमने पेड़ नहीं लगाए, हमने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल यूज नहीं किया, तो 5 साल के बाद आप भले कितनी कोई कोशिश कर लो, ये रिवर्स नहीं हो सकता। हमारे पास सिर्फ 3 से 5 साल है ये रिवर्स करने के लिए। वंस यू क्रॉस दैट लिमिट देन यू जस्ट वेट कि कब ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती। तो आप फ्यूचर में जाना चाहोगे, अभी ये पास्ट में जाना चाहोगे? आज अगर आपको कुछ मिल जाए तो? नहीं, फ्यूचर में जाना, नो पास्ट। पास्ट तो रियल व्यू होता है, छोटा विंडो होता है, बट पास्ट में जाके बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो ना आप कंपनी। हो गया तो हो गया, नो रिग्रेट। हाँ, चलो सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस कमिंग इन दिस शो एंड काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला एंड एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है एंड कैसे वो कंपनी बनाने के बारे में सोचता है, पॉजिटिव रह के नेगेटिव रह के कैसे बना सकता है, चीज़ें चेंज करने के बारे में क्या माइंडसेट लेके आता है। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much once again for having me here, and thanks for your entire team for listening patiently.